वालों से हर्ट हो जाती हूँ। अब जाके पेशेंट की सेंसिटिविटी बाहर आई है कि कहीं ना कहीं लव्ड वंस की तरफ सेंसिटिविटी है, कहीं ना कहीं शायद हमें इंडिकेशन मिल रहा है प्यार कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है यहाँ पेशेंट का। मैंने देखा है कुछ लोग रह लेते हैं कि मदर इन लॉ का मूड खराब है, उससे पूछा गया कि अगर मदर इन लॉ का मूड खराब है तो क्या आपको परेशानी होती है, तो शी सेज मैंने देखा है कुछ लोग रह लेते हैं कि अगर मदर इन लॉ का मूड खराब है तो कोई नहीं, वो अपना काम कर लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैं जिस भी इंसान के साथ रह रही हूँ उनके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और मैं खुशी से रहना चाहती हूँ। मुझसे ये नहीं होता कि मैं इग्नोर करके अपना काम करती रहूँ। कहीं ना कहीं एस्टीम रेमेडी होगी, ईगो रेमेडी होगी, वो अपना मुंह फेर के अपना काम कर लेगी। बट यहाँ क्या दिख रहा है कि उसके लिए हार्मनी इंपॉर्टेंट है। अगर मदर इन लॉ का मूड खराब है, बेशक वो मेरे से बात नहीं कर रही, बट उसको फिर भी चुभ रहा है, दुख रहा है। सो हार्मनी इज इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मदर इन लॉ के साथ रह रही हूँ तो हम दोनों खुशी से रहें, सारे दिन हंसते रहें, और इसके लिए अगर मुझे उनकी कोई चीज़ माननी भी पड़ रही है या अपनी कोई चीज़ छोड़नी भी पड़ रही है तो वो भी चलेगा। जहाँ पहले लग रहा था रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है हर्टिंग पॉइंट कि मुझे दबना पड़ रहा है, यहाँ पे स्टोरी पलट जाती है दैट रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट द हर्टिंग पॉइंट, इट इज प्योर हार्मनी एंड लव इन फैमिली दैट इज इंपॉर्टेंट टू दिस पेशेंट। सो नॉट एन ईगो और एस्टीम रेमेडी। देन पूछा प्रेगनेंसी में क्या स्ट्रेस रहा, प्रेगनेंसी में शुरू हुआ था सारा हाइपोथायराइडिज्म। पूरी प्रेगनेंसी में ये एक स्ट्रेस था कि बेटा नहीं हुआ तो सबका मेरी तरफ नेचर ना चेंज हो जाए, मैं तब क्या करूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ डांटेगा या ताने मारेगा, बस ये लगता था कि हस्बैंड को बॉय चाहिए तो हो जाए। ये लगता था कि कहीं लोग मुझसे कुछ बोले ना, मुझसे कोई रूड ना हो जाए। ये टेंशन मुझे बहुत रहती है कि कहीं मेरे से कोई रूड ना हो जाए, और ये कि सब मुझे प्यार करना ना छोड़ दें। सो अगेन द सेंसिटिविटी टू रूडनेस कम्स। जो ईगो रेमेडीज होंगी वहां पे सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म मिलेगा ज्यादा। देन पेशेंट के डिस्पोजिशन में और पूछा, अभी भी आधा घंटा हो गया पेशेंट से बात करते हुए, एंड स्टिल हमें पेशेंट अपना डिस्पोजिशन दे रहा है। हमें कुछ ना कुछ रेमेडीज, कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, यार वीक विल्ड है, मे बी कैन बी अ पल्सरिला, कैन बी अ फॉस्फोरस, लव आ रहा है, कैन बी अ कार्सिनोसिन, ये सब दिमाग में घूमने लगता है। बट ये ध्यान रखना है कि हम एक ऑटो इम्यून केस डील कर रहे हैं। ऑटो इम्यून केस में हमें क्या निकालना है, माइंड पे ऑटो इम्यूनिटी, जो अभी तक हमें नहीं मिली है। सो पेशेंट अगेन और बातें करते हैं कि मैं लेटे लेटे सोचती रहूंगी कि पापा कैसे हैं, उनकी इतनी एज हो गई है, उनको कुछ हो ना जाए, भाई की शादी नहीं हुई है, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए। फ्यूचर को लेके थोड़ा डर रहता है, और बुरा ज़्यादा सोचती हूँ मैं, अच्छा इतना नहीं सोचती कि हमें कुछ हो ना जाए। अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। वी सी अ रेमेडी जहाँ पे फोरबोर्डिंग्स हैं, बहुत केयर्स एंड वरीज है, सबकी चिंताएं लगी हुई हैं और फोरबोर्डिंग्स लगी हुई हैं, फिर हैपन समथिंग विल, फ्यूचर का चिंता लगी हुई है। मैं शुरू से किसी से कभी भी लड़ नहीं पाती, मैं कभी जवाब नहीं दे पाती, हिम्मत ही नहीं होती थी, बचपन से ही थोड़ा डरे डरे रहना। मैं शुरू से बहुत सेंसिटिव रही हूँ हर चीज़ के लिए। सेम थिंग, बचपन में कोई डांट भी देता था तो रोना आ जाता था। आपकी फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड बना ली तो रोना कि वो आपको छोड़ के क्यों चली गई। और अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, द रिएक्शन वॉज चुप हो जाना। अगर मेरे से किसी ने बात करना बंद किया है तो मैं सोचती थी कि उसने मेरे से बात करना क्यों बंद कर दिया। सो वी सी अ रेमेडी दैट वीप्स इजीली एंड हैज अ टेंडेंसी टू ब्रूड, कि भाई जो हुआ ठीक है, छोड़ो, ऐसे नहीं थी, जो हुआ उस पर सोचते रहना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, इस तरीके से। और पेशेंट से पूछा तो पेशेंट बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं अगली टाइप्स थी, तो मुझे लगता था मुझे कोई फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहेगा। तो अगर मेरी कोई फ्रेंड बन गई है तो मुझे लगता था कहीं वो किसी और को अपनी फ्रेंड ना बना ले, मैं चुप चुप रहती थी। अगर मेरी फ्रेंड किसी और की फ्रेंड बन जाए तो रोना आ जाना। अगर कहीं जाना है या कुछ चाहिए तो डर डर के परमिशन लेना, क्योंकि मम्मी पापा गुस्से वाले थे या शायद कहीं ना कहीं मुझ में ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अगेन शोज टिमिडिटी। देन स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था, डर लगता था कोई पॉइंट आउट ना कर दे कि तुम्हारी बारी है बोलने की, डर कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। बल्कि आज भी कहीं ना कहीं लग जाता है कि कहीं मेरा मजाक ना, कहीं कोई मजाक ना उड़ाए मेरा। ऑन क्लैरिफिकेशन पेशेंट से पूछा गया कि ये फीलिंग कितनी स्ट्रांग थी, तो पेशेंट बताती है कि जब मेरी फ्रेंड किसी दूसरी फ्रेंड के साथ बैठ के आपस में हंसी होती थी तो मुझे लगता था ये मेरे बारे में मजाक उड़ा के हंस रहे हैं, मेरा ही मजाक उड़ा के हंस रहे हैं।
आज भी अगर मेरे से कुछ इधर उधर हो जाता है तो मुझे लगता है वो लोग मेरा पीछे से मजाक उड़ा रहे होंगे। तो ये एक सिम्टम बचपन से लेके आज तक मिला एक डिल्यूजन के लेवल पे, दैट शी इज लाफ्ड और मॉक्ड एट। ये कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड चीज मिली इस केस में। देन अफेक्शन मुझे पेरेंट्स से मिला नहीं उतना, तो मुझे जब भी कोई फ्रेंड या किसी भी रिश्तेदार ने मुझे प्यार या पैम्पर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लव और अफेक्शन की तो मुझे हमेशा कमी ही रही है। बचपन में ऐसी थी मैं कि मुझे थोड़ा पैम्पर कर दो और कुछ भी करा लो। सो ये हमारे पास केस नॉर्मली, ये क्यों दिखाया मैंने कि इस तरीके से नॉर्मली केसेस आते हैं और इस तरीके से बोलते हैं। और अब हमारा दिमाग सोचने लग जाता है, फोरबोर्डिंग्स हैं, कॉन्फिडेंस लैक है, ये तो थोड़ा कैलकेरिया की तरफ है, अरे नहीं इसके लिए तो प्यार जरूरी है, पल्सेटिला इज कमिंग इंपॉर्टेंट, नहीं हमें तो रूब्रिक से चलना चाहिए। सो लेट्स टेक फोरबोर्डिंग एज अ एंट्री पॉइंट, लेट्स टेक सम केयर्स वरीज एज अ एंट्री पॉइंट। बट हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी डिजीज को डील कर रहे हैं। जिस हम डिजीज को डील कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी अप्रोच चेंज हो जाएगी। हम डील कर रहे हैं एक ऑटो इम्यून कंडीशन को, तो माइंड पे भी क्या होगा, ऑटो इम्यून एक तरीके से सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर आके तुम्हें मार रहा है, तुम ही खुद के लिए डेंजर हो। सो ये सिफिलिस की कैटेगरी में, सिफिलिस छोड़ो, डेंजरस की कैटेगरी में इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग टू बी, ऑटो इम्यूनिटी। तुम अपने लिए ही डेंजर हो। और केस जब हमारे पास ऑटो इम्यून का आया है, और अगर हम एक छोटे मोटे रूब्रिक सिलेक्ट करें या ऐसे हम डिस्पोजिशन पे सिलेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं हम गलत निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं हम वो डिस्ट्रक्टिव चीज मिस कर जाएंगे। तो मेरा केस अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं, हम एक ऑटो इम्यून केस डील कर रहे हैं, अभी भी हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिला है। सो पेशेंट से और बात करी गई और पूछा गया, तो लास्ट में पेशेंट इस तरीके से ऑटो इम्यूनिटी देती है। पेशेंट बोलती हैं कि डॉक्टर मुझे गिल्ट रह जाता है काफ़ी टाइम तक कि ये कैसे हो गया मेरे से। अगर पेशेंट से कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको बहुत जल्दी गिल्ट हो जाता है, और मुझे ये रहता है कि मेरे से किसी को कभी कोई तकलीफ ना हो जाए। मदर इन लॉ भी टेनेंट्स का फ़ायदा उठाती हैं, उनका बिजली का बिल इधर उधर कर देती हैं, तो मेरे से देखा नहीं जाता है। मुझे लगता है कि किसी को मेरी वजह से परेशानी ना हो, और अगर मुझे पता लगे कि उसको बुरा लगा है तो मुझे इस बात का बहुत गिल्ट हो जाता है। अभी गिल्ट क्या है? गिल्ट इज अ थॉट प्रोसेस दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट योरसेल्फ। अगेन क्या कि मैं गलत हूं, मैंने यहां गलत किया, आई एम टू ब्लेम। सो दिस इज अ ऑटो इम्यून थॉट प्रोसेस जो हमें मिला। सो आवर एंट्री पॉइंट बिकम्स एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। हमें रेपर्टरीज में सिर्फ एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस लिखा हुआ दिखेगा, बट कैंट रेपर्टरी में जाके खोलो, ओरिजिनल जो बुक फॉर्म है वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम, जो कि पूरा मतलब है इस रूब्रिक का। सो पेशेंट को एक ये था कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, तो दिस इज आवर ऑटो इम्यूनिटी इन दिस केस। नाउ आवर केस इज कंप्लीट। अब हम रेपर्टराइजेशन पे मूव ऑन करेंगे, या जो भी है हम टीरा मेडिका से ये सिम्टम उठा के आगे बढ़ेंगे। So physical generals are chilly thirstless. So how to analyze and what to pick up? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरी होम्योपैथी में। केस तो हर कोई ले लेते हैं, बट यहाँ पे आके फंस जाते हैं। अब ये सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज के लिए लागू होता है। एक तरफ हमें मिलेगा पूरा डिस्पोजिशन पेशेंट का, टिमिडिटी, सेंसिटिव रूडनेस, सेंसिटिव डिस्कॉर्ड। पेशेंट से आप और 1 घंटा बात कर लो और आपको 2-4 दवाइयाँ और आ जाएंगी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑटो इम्यूनिटी इस केस में। एक चीज़ और हमें मिल रही है, एक फिक्स्ड डिल्यूजन जो कि पेशेंट के साथ बचपन से लेके आज तक है। मींस एक ऐसा सिम्टम, कोई भी सिम्टम हो सकता है जो पेशेंट के साथ बचपन से आज तक है, एंड वो कहीं ना कहीं सिफिलिटिक प्रोपोर्शंस को हिट कर रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है अगर हम समझे तो। एंड तीसरा हमारे पास है एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस। तो इस केस में एंट्री लेना है थ्रू एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस। एंड फिर मैंने इस केस में देखा आई वांटेड वो वाली रेमेडी इस एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस वाले ग्रुप में से जिनको डिल्यूजन, लाफ्ड एट, मॉक्ड एट फील हो सकता है। तो सेकंड रूब्रिक वाज टेकन डिल्यूजन, लाफ्ड एट, मॉक्ड एट। तो इस तरीके से हम ऑटो इम्यून केसेस को हमें अप्रोच करना है ऑटो इम्यून रूब्रिक से। हमारे पास अब बची 5 रेमेडीज, इग्नेशिया, फॉसेसेट, सोराइनम, लैकेसिस, नक्स वोमिका। अब पार्ट आता है डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? डिफरेंशिएट हमें करना है विल
इंटेलेक्ट, मॉरल्स, इमोशंस पे। जो पहले बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आधी दवाइयां विल और इंटेलेक्ट पे ही डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो हमें चाहिए क्या, एक वीक विल रेमेडी या स्ट्रॉन्ग विल रेमेडी? वीक विल रेमेडी। तो ऑटोमेटिकली नक्स और इग्नेशिया विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। अब जब 5 रेमेडीज आ जाते हैं ना कभी रेपर्टराइजेशन करके, कोशिश करो रूल आउट का रादर देन रूल इन। देन इग्नेशिया और नक्स का एक फैक्टर और है, कहीं ना कहीं हमें इसमें एस्टीम ज्यादा दिखता है नक्स और इग्नेशिया में। दूसरा, इंटेलेक्ट कैसा है? लैकेसिस की रूल आउट होगी। लैकेसिस का दिमाग मैनिपुलेटिव है, इंटेलेक्ट इज यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन इन लैकेसिस। तो यहाँ पर तो पेशेंट तो बेचारी अपनी सीधी साधी है, तो झुक जाती है। सो लैकेसिस इज अगेन थ्रोन आउट। एंड आउट ऑफ सोराइनम एंड फॉस्फोरिक एसिड वी नो पेशेंट का ज्यादा झुकाव किस तरफ है? लव की तरफ है, प्यार की तरफ है, अफेक्शन की तरफ है। सो ऑटोमेटिकली फॉस्फोरिक एसिड बिकम्स द चॉइस ऑफ द रेमेडी। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। एंड व्हेन फॉस्फोरिक एसिड 1m was given, only a single dose, not even repeated, the pathology reversed. ये मैं हाईलाइट हटा के फिर बाद में दिखा दूंगा। एक और केस लेते हैं। अब हिस्ट्री में इतना नहीं जाएंगे, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ऑटो इम्यूनिटी पर फोकस करेंगे। हिस्ट्री तो हम जितनी पेशेंट से बात करेंगे पेशेंट देता रहेगा, जितने एरियाज हम पूछते रहेंगे। ये केस है लाइकन प्लेनस का। लाइकन प्लेनस ऑटो इम्यूनिटी। सबसे पहले कोई भी केस डायग्नोसिस लेके आता है ना, कोई मतलब नहीं है, हमें जानना अंदर पैथोफिजियोलॉजी क्या हो रही है एक्चुअली में। तो लाइकन प्लेनस की क्या पैथोफिजियोलॉजी है? इट इज नथिंग बट ऑटो इम्यूनिटी अफेक्टिंग द स्किन। तो इस तरीके से पेशेंट ने प्रेजेंट किया। इससे भी ज्यादा पर्पल थे ये दाग, एंड इचिंग बहुत होती है इस कंडीशन में ना। पेशेंट से बात करने लगे, बहुत शॉर्ट में मैंने हिस्ट्री लिखी बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है। देन इंट्रोवर्ट, patient doesn't mix up easily, she loves warm food, she used to study a lot, had a reputation that she was very good at studies, she topped college also, she is competitive, she wants to be the best, there is fear of dark, wants lights on to sleep, fear of being alone, she is an impressionable patient, कोई कुछ बोले दिमाग में फंस जाता है, कोई कुछ डरावना देख लिया तो वो भी स्टिक कर जाता है। तो इस तरीके का उसका नेचर है। she likes to learn new things, she is creative, she does some fabric painting, रिलीजियस, शी इज वेरी रिलीजियस क्योंकि उसकी माँ वॉज रिलीजियस, सो पूरी फैमिली में एक रिलीजियस तो वो थी। देन शी हैड एक्सेसिव स्टेज फियर, शी वन टाइम शी कुडंट स्पीक ऑन स्टेज। सो देयर इज सम वांट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड शी वांट्स सम एप्रिसिएशन, सम सपोर्ट टू कैरी ऑन। शी इज अ हेल्पफुल एंड सिंपैथेटिक। देयर इज सम इरेजोल्यूशन रिगार्ड्स डिसीजंस एंड देयर इज नेक इंटॉलरेंस टू क्लोथिंग। अब ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो पेशेंट से बात करोगे बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे हमें कितना कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है। शी लव्स वार्म फूड, शी इज एन इंट्रोवर्ट, हमारे दिमाग में इंट्रोवर्ट दवाइयाँ आएंगी। अरे इसके लिए तो कंपटीशन जरूरी था, हमारे दिमाग कॉम्पिटिटिव दवाइयाँ सोचने लगेगा। देन वी सी कि उसको रिलीजियस बहुत है, क्रिएटिव है। नेक इंटॉलरेंस को तो हम देखते ही जंप कर जाते हैं, इट इज लैकेसिस। बट हमें देखना है कि केस क्या है। केस एक ऑटो इम्यून केस है, इट्स अ हाईली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव केस। उठाना क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। जब तक ऑटो इम्यूनिटी ना मिले केस तुम्हारा इनकम्प्लीट है, रिजल्ट्स कम मिलेंगे। तो पेशेंट से पूछा गया, अब सी एनएमएन क्या लिखते हैं केस टेकिंग में, पहले तो तुम नॉर्मल पेशेंट से बात करो, कुछ उसको क्वेश्चंस पुट अप मत करो। बट वंस तुमने पेशेंट से बात कर ली है, अभी भी तुम्हें लगता है यार कुछ इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट ने नहीं बताया है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करो। बिकॉज हमें नॉलेज है कि अगर बॉडी ऑटो इम्यूनिटी शो कर रही है तो माइंड में भी ऑटो इम्यूनिटी होनी जरूरी है। तो हम इस बेस पे मैं पेशेंट से मैंने फिर क्वेश्चन किया, बिकॉज इतनी देर के बाद भी मुझे पता है मुझे मेरा केस इनकम्प्लीट है, मुझे मेरा केस नहीं मिला है। तो पेशेंट से बात किया तो तब जाके उसने ऑटो इम्यूनिटी दी। पेशेंट से पूछना पड़ा कि कहीं किसी स्फेयर, कहीं तुम्हारे लाइफ के किसी स्फेयर में आपने बहुत गिल्ट महसूस किया, कहीं आपने खुद को ब्लेम किया, कहीं कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जहां आप खुद ही को ब्लेम करते हो कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही बेकार हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करके पेशेंट से पूछा गया। तो पेशेंट ओपन अप हुई। पहले तो उसने मना किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन उससे बोला नहीं बैठ के सोचो थोड़ा। सो शी थॉट अबाउट इट और फिर उसने बोला, एक इंस्टेंस उसने अपनी लाइफ में बताया। बोलती कि मेरा एक बच्चा है, देन मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है और मुझे दूसरे नहीं चाहिए थे, मुझे एक ही चाहिए था। तो मैंने
उसको अबॉर्ट करा दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि रख लो, मेरी मदर इन लॉ ने बोला रख लो, बट मेरा दिल नहीं था, मुझे एक ही बच्चा चाहिए था, तो मैंने वो अबॉर्शन करा लिया। बट अबॉर्शन कराने के बाद मेरे ये दिमाग में बात फंस गई, और आज भी वो चीज़ है कि जब भी मैं प्रेयर करती हूँ मेरे दिमाग में ज़रूर आती है वो बात कि कहीं ना कहीं मैंने किसी का कत्ल किया, मैंने किसी का मर्डर किया, मैंने एक लाइफ ख़त्म की। तो ये पेशेंट बोलती है मैंने खुद से अबॉर्शन कराया क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था तब। आज भी ख्याल ज़रूर आता है उसका, मैंने गलत किया, किसी को मारना ही तो हुआ, ये मर्डर किया मैंने। आज भी जब प्रेयर करती हूँ तो भगवान से ज़रूर बोलती हूँ कि जहाँ भी वो जीव आत्मा हो उसका ध्यान रखें। ये है हमारी ऑटो इम्यूनिटी। फिंगर्स कहाँ पॉइंट हो रही है? क्रिमिनल किसको बोला जा रहा है? गलती किसकी है? मेरी गलती है, मर्डरर मैं हूँ। सो दिस इज थॉट प्रोसेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ कि मैं ही गलत हूँ। तो इसमें सीधा साधा रूब्रिक लिया गया, डिल्यूजन, शी हैज मर्डर्ड, ही हैज मर्डर्ड समवन। दिस इज आवर ऑटो इम्यूनिटी। हमें ये ठीक करना है उसका, यहाँ हमें सिमिलियर लगाना है जाके। सो आर्सेनिक और फॉस्फोरस में से शी वॉज गिवन फॉस्फोरस 10 यूनिट डोज, और विद इन 2-3 वीक्स ही उसको इचिंग कम हो गई, और ये रिजल्ट आफ्टर 4 to 6 months है, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ऑटो इम्यूनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। द केस टेकिंग बिकम सिंपल। हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम कर रहे हैं वो लॉजिकल है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा ऑटो इम्यून रूब्रिक्स के, जिससे कि आपको इंसाइट मिल सके कि कैसे कैसे केसेस में आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट रूब्रिक, रिप्रोचिंग हिमसेल्फ। रिप्रोच का मतलब क्या हुआ? सपोज कोई काम कोई गलत कर देता है और तुम उसको अच्छे से डांट दो कि तू तो एकदम बेकार है, तुझे तो करने को ही नहीं आता, तू तो बेवकूफ है, तुझे काम देके तो मैंने गलती कर दी। अच्छे से उसको डांट दो। दिस इज रिप्रोच, जहां पे अगले बंदे को महसूस हो जाए यार मेरी शायद बस की नहीं है। इसको रिप्रोच कहते हैं। और जब यही रिप्रोच तुम खुद को करते हो कि यू आर यूजलेस, तुम ही बेकार हो, तेरे से कुछ नहीं होता, तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे में इतना वो नहीं है, दम नहीं है, दिस इज रिप्रोचिंग हिमसेल्फ। और ये बहुत केसेस में मिलेगा ऑटो इम्यूनिटी के। कैसे? अभी पीछे मैंने हफ्ते 10 दिन पहले अभी एक केस देखा आईटीपी का, वहां पे मुझे मिला। अब पेशेंट से बात करिए, अगेन पेशेंट ऑटो इम्यूनिटी इतनी आसानी से देते नहीं है, तो उनसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। तो उस पेशेंट से पूछा कि कहाँ पे गिल्ट या इस तरीके से कुछ थॉट प्रोसेस रहा। तो पेशेंट ने एक स्टोरी बताई कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसके साथ बाहर खूब घूमने जाती थी। मेरी माँ मुझे खूब मना करती थी, बेटा बाहर मत जाओ, घूमो नहीं, घर में रहो। मैं अपनी माँ को डांट के इग्नोर करके बाहर चली जाती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। 2 साल बाद उस बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया, और उस दिन से मुझे डॉक्टर आज तक ये गिल्ट शुरू हो गया। मुझे गिल्ट ये आया कि मैंने अपनी माँ को नाराज किया, इसके लिए उस दिन से मुझे थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। वो डायरी लिखती थी, बोलती उस दिन मैंने जाके अपनी डायरी में लिखा आई एम नॉट अ गुड डॉटर। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। और उसको प्रॉब्लम भी कहीं स्कूल कॉलेज टाइम से शुरू हुई थी, प्लेटलेट्स डाउन आना। तो इस तरीके से हमें ऑटो इम्यूनिटी मिलेगी। और आज भी ये ऑटो इम्यूनिटी बंद नहीं हुई है, बिकॉज शरीर में आज भी चल रहा है वो ऑटो इम्यूनिटी। तो आज भी क्या बोलती है डॉक्टर, मेरे दिमाग में यही चला रहता है। आज उसकी छोटी बेटी हो गई है, बोलती डॉक्टर पता नहीं क्यों ये दिमाग में बार बार आता रहता है, आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड डॉटर इन लॉ, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट सो गुड लुकिंग, आई डोंट लुक गुड। बोलती मैं बाकायदा इसको पेज पे लिखती हूँ। सो इस तरीके से हमें एंट्री लेना इन केसेस में। एक और केस जो हमें, जो रिप्रोचिंग हिमसेल्फ हमें बताएगा कैसे मिलता है, मदर्स बोलेंगी। एक वर्किंग मदर से मैंने बात किया तो उसने बताया कि मैं जब बाहर जाती हूँ काम करने, कभी मेरा बेटा बोल देता है मम्मी आज ये खाने का मन है, मुझे तो काम पे जाना है, मैं चली जाती हूँ। बट मुझे ये आ जाता है कि उसका मन था, मैंने खिलाया नहीं, आई एम नॉट अ गुड मदर। ये स्टार्टिंग है ऑटो इम्यूनिटी की। और कैसे मिलेगी? एंजाइटी ऑफ कॉन्शियस एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ये तो पूरा केस देखा हमने। एंजाइटी ऑफ कॉन्शियस क्या होता है कि पेशेंट अपने को ब्लेम करता है। कैसे?
पेशेंट हमें बार बार सॉरी बोलेंगे बेवजह, सॉरी सॉरी, कुछ लोगों को आदत होती है, तो दे आर लाइक, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्हीं की ही गलती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है सिनेरियो। पेशेंट्स आएंगे बोलेंगे कि सॉरी डॉक्टर मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही, हर बार कॉल करने से पहले बोलेंगे। तो ये चीज़ इस तरीके से मिलती है, एंजाइटी ऑफ कॉन्शियंस एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। देन डेथ डिजायर्स डिस्कस कर लिया है अभी। कहीं ना कहीं पेशेंट को लगेगा इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है, और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होगी, उसको महसूस करते हैं पेशेंट, तो ही इसको उठाना है। खासकर ओल्ड एज में लोग बोलते हैं कि अब मेरे सारे काम हो गए, बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, वाइफ की डेथ हो गई 2 साल पहले, अब जीने का मन नहीं करता, अब बस अपने दिन गिन रही हूँ, बस अगले दिन मुझे भगवान उठा लें। उनको दे डेवलप पैथोलॉजीज लाइक कैंसर एंड हाई ग्रेड डायबिटीज, जो कि इंसुलिन से भी रिएक्ट नहीं करती, दैट इज ऑटो इम्यून लेवल। तो इस तरीके से हमें थॉट प्रोसेस मिल सकते हैं। देन सुसाइडल डिस्पोजिशन तो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इंटेंस एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का। देन कंटेम्प्चुअस ऑफ सेल्फ। कंटेम्प्ट माने क्या? कंटेम्प्ट हम समझ सकते हैं प्लेटिना से, जैसे प्लेटिना लोगों को देखती है कि भाई ये बड़े लो हैं, मेरे से नीचे हैं, दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। अगर तुम अपने आप को ही इसी तरीके से देखो कि आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज यू आर कंटेम्प्चुअस ऑफ सेल्फ। ये जनरली मिलेगा पेशेंट्स में। कैसे आज खासकर ये इंडियन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स जनरली जो फादर्स होते हैं वो बच्चों को कैसे डांटते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तेरे से कुछ सही नहीं होता, तू बेकार है एकदम, तू नहीं कर पाएगा। तो वो इस तरीके से डांटते हैं। और जो इम्प्रेशनेबल पीपल होते हैं, जो लोग वीक विल्ड होते हैं, वो इस इम्प्रेशन को ले जाते हैं। तो जो मेरे पास केस आया था वो बोलता है, वो 35 साल का हो गया, बोलता है डॉक्टर क्या करें, आज भी कुछ करने जाओ तो एक फीलिंग जरूर आती है तू नहीं कर पाएगा, शायद तेरे से नहीं होगा शायद। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ, ही रिसीव थूजा मेडिसिन। तो इस तरीके से भी हमें मिलेगा। लैक कैनाइनम को जाके देखोगे तो बहुत ऑटो इम्यूनिटी मिलेगी। लैक कैनाइनम की मटीरियल पढ़ो, उसको रिवर्स रेपेटाइज करो, हर जगह ऑटो इम्यूनिटी मिलेगी लैक कैनाइनम में। देन डिल्यूजन, ही इज वर्थलेस। इसका एक केस आया था मेरे पास। वो लेडी अराउंड 62 ईयर्स ओल्ड, एंड वो मुझे बोलती हैं कि जब से मेरी रिटायरमेंट हुई है, जब से मैंने जॉब छोड़ा है, तब से मुझे लगता है कि मैं निकम्मी हो गई हूँ। मैंने बोला क्या मतलब निकम्मी हो गई? बोलते जॉब पे जाते थे, 10 लोगों से बात होती थी, कभी एप्रिसिएशन मिलती थी, कोई बोलता था यार तूने बड़ा अच्छा काम किया है, अब कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे वैल्यूड फील नहीं होता जब से मैंने जॉब छोड़ी है, एंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। दिस इज डिल्यूजन, ही इज वर्थलेस, दैट आई हैव लॉस्ट माई वैल्यू, I am worthless. This is again thought process directed against yourself. Then delusion sinned away his days of grace unpardonable. इसमें एक एलिमेंट रहेगा कि मैंने पाप किया है, sin is पाप। अनपार्डनेबल इज मुझे इसकी माफी नहीं मिलेगी, ये जो मैंने पाप किया है भुगतना ही पड़ेगा और इसकी कोई माफी नहीं है। एक केस था मेरे पास जॉइंट इश्यूज का, उसमें लेडी ने मुझको ये बताया था। उसको जॉइंट प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब से उसने अबॉर्शन कराया, सेम हिस्ट्री मिली, बट इस लेडी ने गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट कराया क्योंकि उसको ऑलरेडी 2-3 लड़कियां थी, उसको नहीं चाहिए थे अगला गर्ल चाइल्ड, तो उसने सेक्स डिटर्मिनेशन करा के उसने उसको पेट में ही मरवा दिया। और उसके बाद वो पड़ गए बीमार, और आज तक वो बीमार ही है। और उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मैंने ये पाप किया है, अब इसकी तकलीफ मुझे मिलेगी, और जो मुझे आज ये इतनी तकलीफ मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ डैट ओनली, बिकॉज मैंने पाप किया है। और ये जो पाप वाली फीलिंग है, इसमें हमेशा डर का कंपोनेंट रहेगा, एज अपोज टू जो हमने देखा अभी। वहाँ पेशेंट ने ये नहीं बोला कि वहाँ पेशेंट से ये क्लियर किया गया था कि ये पाप तो नहीं लग रहा आपको कि आपने कोई पाप किया, इसका पनिशमेंट मिलेगा। बोलती नहीं, पनिशमेंट नहीं लगता मेरे को लगता है कि मैंने किसी की जान ले ली है बस। So that was murdered someone. सिंड में क्या बोलेंगे कि मैंने पाप किया, मैंने कुछ गलत किया है, और ये चीज़ उनको खाती रहती है कि मैंने गलत किया है, और कहीं ना कहीं इसकी माफ़ी नहीं है। फिर एक और केस मुझे याद आता है, ये मेरा केस नहीं है, सर का केस है। इससे मुझे ध्यान आता है कि एक जो हिस्ट्री मिली थी, डैट वॉज कि
जो पेशेंट थी उसकी एजेड ग्रैंड मदर थी जिनको डेमेंशिया था, शी वॉज अराउंड 92 ईयर्स ओल्ड, तो उनको डेमेंशिया था। और जो डेमेंशिया वाले लोग होते हैं ओल्ड एज में, दे डोंट रिस्पॉन्ड। तुम उसको कितनी बारी बोलो कि अरे उठ जाओ डाइपर पहन लो, ये कर लो, दे डोंट रिस्पॉन्ड। पेशेंट को गुस्सा आ जाता था कि ये सुनती क्यों नहीं है मेरी ग्रैंड मदर, और वो अपने ग्रैंड मदर के ऊपर चिल्ला देती थी। पेशेंट बताती है एक बार तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को स्लैप ही कर दिया था कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा। और ये बहुत पुरानी बात है। आज जब उसकी ग्रैंड मदर नहीं रही, आज वो उसको रिकॉल कर करके बोलते हैं ये गिल्ट मेरे साथ रहता है कि मैंने तब बहुत गलत किया अपनी दादी के साथ। सो दिस इज डिल्यूजन सिंड। पेशेंट तुम्हें बहुत बताएंगे, ढूंढने जाओगे ऑटो इम्यून डिजीज में जरूर मिलता है ये। सो ये रूब्रिक्स ध्यान रखना है। देन ये 2 रूब्रिक्स रीड करो। डिल्यूजन, शी इज पॉइजनिंग पीपल, एंड डिल्यूजन्स गिविंग रॉन्ग थिंग्स टू पीपल कॉजिंग देयर डेथ। दोनों में दवाई सल्फर दी है। दोनों रूब्रिक्स एक ही फीलिंग रेडिएट करते हैं, क्या कि मैं कुछ दे रही हूं, मैं कुछ कर रही हूं जिससे अगले का नुकसान हो रहा है। ये फीलिंग रेडिएट हो रही है इन दोनों रूब्रिक्स से। इससे मुझे केस याद आता है, जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था तो मैंने एक एडवांस्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस देखा था। लेडी वॉज अराउंड 65 ईयर्स ऑफ एज। उसको पूरे जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरा स्वॉलन था एंड इवन डिफॉर्मिटीज भी आ गई थी। तो उस वक्त जब मैंने ये केस देखा, सेकेंड ईयर में था मैं, उस लेडी ने मुझे पूरी कैलकेरिया की पिक्चर दी। फोरबोर्डिंग्स थे, डरी हुई थी, चिंताएं थी, वीक विल्ड थी, चिली थी, थर्स्टी थी, पसीना आता था। मतलब मुझे टेक्स्ट बुक कैलकेरिया मिला था उस लेडी में। मैं तो श्योर था कि मुझे मेरी दवाई इसको काम करेगी और ये ठीक हो जाएगी। सब कुछ उस लेडी में कैलकेरिया था, हर एक सिम्टम। मैंने उसको कैलकेरिया दिया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, 2-3 महीने में छोड़ गई। बट आज व्हेन आई रीड ऑटो इम्यूनिटी, मुझे याद आता है उसने मुझे हिस्ट्री दी थी, और आज मुझे ध्यान आता है कि मे बी अगर हम इस तरीके से चलते तो शायद रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता। क्या हिस्ट्री मिली थी उस केस में? वो बोलती कि मैं एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर रही हूँ, शायद गायने या ऑप्स का सम इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वो बोलती कि डॉक्टर 20-30 साल मैंने नौकरी करी और मुझे यही डर लगा रहता था, मैंने इस लेडी को अभी जो दवाई दी है ये बचेगी नहीं बचेगी। मैं इसके साथ बैठे रहती थी, मुझे लगता था मैंने जो इसको दिया है ना अभी बचेगी नहीं, इसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मर जाएगी, क्योंकि मैंने इसको कोई दवाई दी है। उस वक्त क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता, तुम ऑटो इम्यूनिटी इग्नोर कर देते हो एंड यू जंप ऑन टू द डिस्पोजिशन। अब ये डिस्कस करेंगे अभी आगे कि क्यों ऐसा है कि डिस्पोजिशन पे इतना फोकस नहीं करना ऑटो इम्यूनिटी में, ठीक है। देन डिल्यूजन, ही इज अ फेलियर। दिस इज अगेन अ थॉट प्रोसेस डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ। इसको लेके एक एंकाइलोजिंग का केस मुझे ध्यान आता है। उसको पूरा बैक स्टिफनेस था एंड वो झुक के अपना लेसेस भी टाई नहीं कर सकता था, इवन सांस लेते हुए भी उसको चेस्ट में पेन होता था विद MRI चेंजेस ऑल्सो। पेशेंट से हिस्ट्री लिया तो मिला कि पेशेंट बताते हैं कि व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज मैं टॉपर था, हर कोई बोलता था ये जिंदगी में कुछ ना कुछ करेगा। बट आफ्टर कॉलेज क्या हुआ कि मुझे जॉब ही नहीं लगी, मैं इधर से उधर धक्के खा रहा हूँ 2 से 3 साल तक, कभी कहीं कभी कहीं। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आ गया, यार तू तो फेलियर है, तू तो बेकार ही निकला, तू तो है ही नहीं जो तू सोचता था। सो उसको मेडिसिन दिया गया कैलकेरिया सल्फ, जिससे वो रिकवर हुआ। तो इस तरीके से हमें ऑटो इम्यूनिटी मिलती है। देन डिल्यूजन, ही हैज कमिटेड अ क्राइम। डिल्यूजन, ही इज अ क्रिमिनल, कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। देन डिल्यूजन दैट ही कैन नॉट सक्सीड, डज एवरीथिंग रॉन्ग। अगेन कि मैं ही गलत हूँ, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं तो जो भी करूँगा वो गलत ही होगा। अगेन ऑटो इम्यूनिटी। डिल्यूजन, ही इज अगली। डिल्यूजन, रेचिड शी लुक्स। इस तरीके के रूब्रिक्स मिलेंगे, मैं ही खराब हूँ, मैं बहुत खराब दिखता हूँ। सो इस तरीके से हमें और भी ऑटो इम्यून रूब्रिक्स मिलेंगे। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, और फिर जब आप मटीरिया मेडिका पढ़ोगे, जब रेपर्टरी पढ़ोगे, तो अपने आप लोकेट कर लोगे यार ये ऑटो इम्यून है, बिकॉज दिस इज थॉट प्रोसेस डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ। अब आते हैं इस बात पे कि हम ऑटो इम्यून डिजीज पे ऑटो इम्यून रूब्रिक्स क्यों पिक करते हैं। अगर हमारे पास कोई केस आता है कि हमें इम्यूनिटी की दवाई चाहिए, और हम भी पेशेंट का डिस्पोजिशन लेके क्या करते हैं,
इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देते हैं। बेसिकली डिस्पोजिशन रेमेडीज आर व्हाट, दे आर स्ट्रेंथनिंग योर इम्यून सिस्टम, ताकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तुम्हारा फाइटिंग सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि तुम कोल्ड कफ, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया हो, तुम्हें फर्क ना पड़े, और पेशेंट रिकवर भी करते हैं। बट व्हाट इज हैपनिंग इन ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी पे इम्यून सिस्टम ही तुम्हारे अगेंस्ट है। तो अगर यहाँ पे हमने डिस्पोजिशनल रेमेडीज दी तो वो एग्रावेट करती हैं, बिकॉज यू आर स्ट्रेंथनिंग योर वेपन्स, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर आर्मी बाय गिविंग डिस्पोजिशन रेमेडीज, और वो आर्मी तो तुम्हारे अगेंस्ट है। इसलिए हमने देखा है कि जो छोटी मोटी डिजीज होती है वहां हमारी कैलकेरिया फर्स्ट वंडरफुली काम करती है, बट वहीं जब सिवियर पैथोलॉजी लेकर आया, वही सेम सिम्टम देख के जब कैलकेरिया पल्सेटिला देते हैं, इट डजंट वर्क, बिकॉज वहां पे समथिंग डिस्ट्रक्टिव हमें पिकअप करना है। पहले तो ऑटो इम्यूनिटी रिवर्स करनी है। सी लॉ ऑफ सिमिलियर तो लॉ है, उसने काम करना ही करना है, बट तुम किस लेवल पे लॉ ऑफ सिमिलियर लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। क्या तुम उस जॉइंट पे लगा रहे हो, जैसे कि रस्टॉक्स, अगर जॉइंट पेन के लिए रस्टॉक्स दिया, उसने काम करना है, वो अभी के लिए पेन को बेटर कर देगा, पेशेंट को दवाई देते रिलीफ आ जाएगा, दिन में 4 बार दोगे, हाँ डॉक्टर थोड़ा तो रिलीफ है, बट ओवर टाइम ये रस्टॉक्स काम करना बंद कर जाएगी, क्योंकि तुमने लॉ ऑफ सिमिलियर सिर्फ एक पर्टिकुलर की तरफ लगाया। इस केस में हमें लॉ ऑफ सिमिलियर लगाना है एट द लेवल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। वंस ऑटो इम्यूनिटी इज रिवर्स्ड, तो हम बाद में पेशेंट को, अगर उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, देन वी गो ऑन टू द डिस्पोजिशन, बट फर्स्ट ट्रीट ऑटो इम्यूनिटी। तो इस तरीके से हम ऑटो इम्यून केसेस को डील कर सकते हैं। आगे डॉक्टर वितान भी आपको और केसेस दिखाएंगे जहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी रिवर्सल हुआ है पूरा, सेम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। निकला था, ये सल्फर से ही निकला था, तो 3 years। वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पुअर एपेटाइट, अंडरवेट, forget the torments of her past and cannot let go of the past but still fulfills a responsibility। यहाँ बहुत जरूरी है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं हेट्रेड की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जहाँ हेट्रेड है वहां पर हैज टू बी अ लव रेमेडी। Guilt over the fact that she is not able to make peace with parents and her sibling, and guilt if she is not able to give adequate time to her daughter। ये बार बार आके एक ही चीज होती थी, मेरी वजह से मेरी बेटी का स्कूल में ग्रेड खराब हो गया, मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाई, मुझे उसे और ढंग से पढ़ाना चाहिए था। Introverted since childhood but likes company, as solitude can lead to a lot of dwelling in the past। Tomboyish, again identity conflict। Teeth extremely sensitive to cold, habit of eating chalk and mud in the childhood। ये अभी हमने पढ़ा ही है, that in autoimmunity always comes to kill you, there is no scope for defense। Sora, psychosis, syphilis, these are defense mechanisms। Autoimmunity is beyond defense, you want to kill yourself, earlier you wanted to safeguard yourself। By strengthening the vital force, you will only strengthen the destructive impulse trying to kill the patient। Think beyond disposition in such cases। यहाँ पर हम ये नहीं सोचते भाई, पहली चीज है कि भाई उसका डैगर खींचो उससे, ये मत सोचो कि अच्छा तुम स्कूल में कैसे थे। ये जरूरी नहीं है, कोई बंदा अपने आप को मार रहा है, पहले उसके हाथ से चाकू खींचेंगे, ये नहीं सोचने बैठेंगे कि आज अपने आप को क्यों मार रहे हैं, चलो पता लगाते। So the similia has to be applied again at the level of the thought process। Only one command is to be followed। As per aphorism 26, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर अफेक्शन ने उसको ओवरकम कर लिया है, विच इज सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन बट डिफरिंग इन काइंड। गलती क्या करते हैं हम लोग? गलती करते हैं कि ऑटो इम्यून के केसेस पे जब भी डिस्पोजिशन पे प्रिस्क्राइब किया जाता है तो पेशेंट जो है बेटर हो जाता है, और फिर एक दिन सिर्फ खबर आती है कि वो नहीं रहे। रीजन इसका यही होता है कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि खुद को मारना चाहते हैं। इन सच केसेस द डिस्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू किल द ऑर्गेनिज्म।
We strengthen the weapon instead of preventing. आप सीधे एंट्री लीजिए केस के अंदर ऑटो इम्यून की। अगर आपको कोरिलेशन देखनी है ना तो ऑर्गेनोन के अंदर मेंटल डिजीजेस में अपॉरिज्म 221, 222, 223, उसको जब आप ऑटो इम्यूनिटी पे अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहां मिल जाएगा। हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी बाय डॉक्टर बॉनिंगसन जो दिया हुआ है, दैट वी कैन अप्लाई इट ऑन द साइकी एज वेल एज द लेवल ऑफ सोमा। So the switch is always linked to a strong subconscious conflict in the history. Later, the organism is to be prevented from again landing into such an autoimmunity by means of an anti-psoric treatment, which may be similar to the autoimmune remedy or in relation to it. So, इस केस के अंदर autoimmune rubric, reproaching oneself and delusion neglected her duty. मैंने अपनी बच्ची को टाइम नहीं दिया, मुझे गिल्ट होता है, मुझे गिल्ट होता है कि मेरा पति मेरे चीज के लिए पे कर रहा है, मुझे गिल्ट होता है कि मेरी बच्ची मेरी वजह से सफर कर। मेडिसिन गिवन वाज ऑरम म्यूर नेट्रोनेटो, 1 globule dissolved in 100 ml water, एंड जब भी 2 सकशन पे देते थे और जब भी कोई स्वरिक मैनिफेस्टेशन आ जाती थी तो उन्हें बोलते थे घंटे घंटे में आप 1 चम्मच इसी में से लीजिए। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव। यही नहीं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी नेगेटिव। The entire autoimmunity, be it general or be it particular, has been switched off in this patient. This is the power of homeopathy. कोई स्कोप, लिमिटेशन, सब ये हमारे खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज। Photothyroiditis in a female of 39 years. क्या हुआ? Patient came to me with, कहता है मेरी खांसी शुरू हो जाती है, तो ऐसी भी भला कौन सी खांसी जो 4 साल चले। कफ aggravation every change of season, aggravation talking, aggravation laughing. She explained that it always used to start with a running nose and after taking allopathic medication used to lead to severe bouts of spasmodic cough. आपने उसका डिस्चार्ज बंद कर दिया, वो अंदर जाके उसने आपकी ब्रोंकियल लाइनिंग को इंडोरेट कर दिया, सोरा गया साइकोसिस, फिर आ गया स्पैज्म, आपसे सांस नहीं लिया गया, आप आगे सिफिलिस। There was a sensation of weight in the neck. By taking her case, I saw a prominent enlargement on her neck and asked her if she ever suffered from any disorder of the thyroid ever in her lifetime. उसका गला जो था वो सीधा बढ़ा। Patient explained that she had hypothyroidism since class 10. I advised her to get an autoantibody test done for autoimmune thyroid disease as I suspected structural changes in the thyroid gland looking at the appearance of the neck. कि यहाँ पर अब fibrosis set in हो चुका है और वो raised आया। Patient had been on thyroxine 100 mcg since childhood. अब आप देखिए, look at the ignorance of the allopathic doctors. पूरी जिंदगी उसे अल्ट्रोक्सिन खिलाते रहेंगे, उन्हें पता है बीमारी क्या है, बट कभी भी उनका एंटी टीपीओ नहीं चेक कराएंगे, बिकॉज उसमें कोई इलाज नहीं है। इट इज रिटन इन द बुक्स, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद कन्वेंशनल सिंथेटिक थायरॉक्सिन। It was a case of autoimmune thyroiditis with enlargement and destruction of thyroid gland associated with coughing, which may have been a result of pressure caused by the glandular enlargement, which is common in the fibrosing variety of Hashimoto. So patient had been a very diligent student throughout her school time. She used to take a lot of unnecessary stress before her exams. Prior to the development of hypothyroidism, patient had failed miserably in a mathematics examination. She changed a lot after that setback. Her interest in study reduced drastically. The patient said that she still remembers the plight she had to suffer that time, and the effect of the incident was so deep-seated that the patient could never teach her daughter mathematics.
आज भी जब उसकी बेटी का एग्जाम होता है ना, तो कहती है कि मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे वही वक्त याद आ जाता है जब मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम था और मैं फेल कर गई थी. She used to get trembling whenever the daughter used to ask her to help her with mathematics. There were sleepless nights initially when she used to think about the incident. The effect of the past incident was so long lasting and in turn led to the development of a psychosyphilitic state of the thyroid gland. Psychosis because of the prolonged effect that the thought had, and syphilis because of the destruction and fibrosis that was set in the gland. Prescription. Spongia 200 in the same way जैसे हमने लास्ट केस में दिया था, और जब भी कुछ एक्यूट आ जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं. Spongia 200. Auto antibody titer has come within normal range within 6 months of treatment. Glandular swelling has disappeared and patient no longer complains of any heaviness which is felt in the neck. अब बात करते हैं कि एक एग्जाम में फेल होना, उससे इंसान अगर कोई नॉर्मल एक डिसअपॉइंटमेंट है या कोई एक फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट है, probably can go into a fever or a colic or a cough or anything. बट ऐसा क्या हुआ कि इसने उसके अंदर एक ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर दी. यहाँ ऑटो इम्यूनिटी इसलिए प्रोड्यूस हुई क्योंकि उसने आज तक उस इंसिडेंट को बुलाया ही नहीं. दैट वाज द इंसिडेंट जिसने उसको फील कराया दैट शी इज यूजलेस. हम बात करते हैं डेल्यूजन वर्थलेस की. डेल्यूजन वर्थलेस इज अ जनरल रूब्रिक, इसके अंदर 2 दवाइयां दे रखी है अभी जो हमने देखी, ऑरामेंथुजा. बट डेल्यूजन वर्थलेस की भी बहुत रैमिफिकेशंस हो सकती हैं, बहुत तरह से इंसान वर्थलेस फील कर सकता है. यहां वो वर्थलेस फील करती है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं एक 8वीं की बच्ची को मैथमेटिक्स पढ़ा सकूं. आप ऑटो इम्यूनिटी समझ रहे हैं इस केस में कैसे आ रही है. मेडिसिन भूल जाओ, मेडिसिन तो निकल आती है, कोई बड़ी बात नहीं होती. अगर तरीका ठीक जा रहा है हमारा तो दवाई अपने आप निकल के बाहर आएगी. Golden indications for prescribing Spongia. Materia medica pura. She is very timorous and particularly pursued and incessantly plagued by a frightful picture out of a melancholy past. Synthesis repertory dwells past disagreeable occurrences on subrubric frightful scene of some mournful event of the past, tormented by her. Tormented समझ रहे हैं, आज तक वो परेशान कर रहे हैं. Delusion visions has horrible events of past. So the miasm of the pathology is syphilitic rubric. Brooding, dwelling covers the psychosis. Tormented, आज दिन तक वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही है और अपने आप को आज दिन तक वर्थलेस मान रही है. दिस इज द ऑटो इम्यूनिटी इन दिस केस. सो this shows the prolonged nature of the influence that the conflict had on the patient, as well as the autoimmune aspect of the thinking in which person cannot get rid of the tormenting event of the past caused by a mistake made by the patient. This is a very lesser used angle for prescribing Spongia and should be used more often, and especially in cases of such deep-seated and progressive pathologies. Synthesis repertory में एक और rubric है, cough irritation from thyroid gland in region of, which has 4 medicines. 145 and this comes to 26. Last case है, 5 minutes में खत्म करेंगे इसको. This is a case of ITP in a female of 69 years. ये पेशेंट एक रेमिशन के एपिसोड के साथ आई थी मेरे पास. उनका प्लेटलेट काउंट जो था वो 8000 आ चुका था. एंड शी
she had a petechial hemorrhage at the edge of her tongue which was bleeding since 12 hours and the blood did not clot. Also generalized ecchymosed spots on the body. Conflict क्या रहा? Again समझना क्या है? ब्लीडिंग जहां पर भी हो रही है, ब्लीड टू डेथ जहां पर भी सिग्नल दिया जा रहा है बॉडी को, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा होगा। और जहां पर भी जीआईटी की कोई भी पैथोलॉजी आ रही है उसके अंदर भी गुस्सा होगा। टंग की अगर आपको ब्लीडिंग दिख रही है तो वहां पर भी एंगर है। Lady had come from Punjab to live with her son's family as her daughter-in-law did not cook well. The daughter-in-law wanted her own daughter to be vegan, जो कि आजकल बहुत prevalent है, vegan and keto. So इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसे मेनोरेजिया हो रहा था और अनीमिया हो रहा था, तो वो पंजाब से उठ के आई सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए ढंग से खाना बना सके। इस पूरे सिनेरियो की वजह से पेशेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। एंगर वॉज एविडेंट इन द कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग। आईटीपी का थॉट प्रोसेस, इट इज बेटर आई ब्लीड टू डेथ। जहां पर भी ब्लड इन्वॉल्व है वहां पर अगेन समथिंग रिलेटेड टू लव एंड स्टीम आएगा, समथिंग रिलेटेड टू रिलेशंस आएगा, फैमिली आएगा। टंग किस लिए काम करती है? बोलने के लिए और निगलने के लिए। तो कहां वो गुस्सा जो हम नहीं निगल पाए और क्या कहां वो चीज जो हम नहीं बोल पाए, ये दोनों चीजों में टंग की पैथोलॉजी आएगी। नीचे की तरफ आएगा तो सप्रेस्ड एंगर आएगा, राइट साइडेड आएगा तो पार्टनर से आएगा, लेफ्ट साइडेड आएगा मदर से आएगा। On being asked about her symptoms, she said she had no discomfort. She was smiling more than usual while answering, even though she had been bleeding for hours from the edge of the tongue. Disposition क्या थी? Strong-willed, positive. Obviously, we could see it. वो पंजाब से उठ के आ गई कि भाई उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए वो खाना बना सके। Obstinate, headstrong lady, loquacious, dominating, and a very hot patient. Observation: bag-like swelling beneath the eyes. Rubric: delirium well declares she is. Delirium क्या है? Delirium is a state of wildly excited activity or emotion. कैंसर क्या है? कैंसर एक delirium है। Unrestrained proliferation at the level of the corpus. कहीं पे भी chaos आ जाए, चाहे वो बॉडी में या वो माइंड में। Take rubrics of delirium, insanity, mania. ऐसे और भी बहुत सारे rubrics हैं। कैसे? delusion well he is. अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए जो रूब्रिक है हमारी पैथोलॉजी का और जो रूब्रिक है हमारे पेशेंट का जो हम ले रहे हैं। इट इज अ डिलीरियम इन विच द बॉडी इज। डेल्यूजन में क्या होता? मुझे लगता है मैं ठीक हूं। यहां पर तो हमें दिख रहा है खून बह रहा है, पूरे धब्बे पड़े हुए शरीर के ऊपर, 8000 रिपोर्ट बोल रही है। हॉस्पिटल ना जाकर वो मेरे पास आके बैठ के बोल रहे मैं तो ठीक हूं। इरिटेबिलिटी सेंड्स डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक। अरे मुझे जरूरत नहीं, ले लो। कॉलिक के केस में उठाओ, स्पैज्म के केस में उठाओ, बट आईटीपी के केस में जाए इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। अरे छोड़ यार, मैं कुछ नहीं हूं। सो ये चीज जानना चाहिए कि व्हाट इज टू बी ट्रीटेड। हम एक डिलीरियस स्टेट को ट्रीट कर रहे हैं which may be at the level of psyche or at the level of the body, and that is why we chose the rubric delirium well declares she is. This was the condition. Medicine given Apis mellifica 1 hourly in LM potency within 24 hours. 8000 आप इसमें देखेंगे, PLT जहां लिखा है 8000 on 20th July and on 26th 59,000.
and now 1,60,000. ये जब केस मेरे पास आया था तो इनको प्रेडनिसोलोन भी दे दिया गया था और उसके बावजूद भी इनका ब्लड रुक नहीं रहा था और अभी 4 साल से इनको एक भी बार प्लेटलेट नहीं गिरा है, इनको कोई प्रेडनिसोलोन की जरूरत नहीं पड़ी है और शी हैज नॉट हैड एनी कंप्लेंट्स सिंस लास्ट 4 years, जिसको हम बोलते हैं चाइना के अंदर लिखा है रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग्स, क्योर के लिए. व्हाट इज क्योर? इट इज रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग्स. एक बार आराम आया फिर दोबारा नहीं बीमार पड़ा. और इसी केस को जब इन्हें इससे पहले रूमेटिज्म के सिम्टम्स थे तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने रस्टॉक्स खिलाई और हमने जो दवाई दी दैट वाज इनिमिकल टू रस्टॉक्स, व्हिच मींस कि इनिमिकल जो होता है वो बहुत क्लोजली सिमिलर होता है. आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हो और बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है. थैंक यू. Thanks, Vimal sir. Thank you for such a wonderful day, wonderful session. मुझे खुद बहुत मजा आया आज 13 साल बाद इधर आके. आप लोग को जब भी मूड करे ना सुनने का, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं सुनाने के लिए, जब भी मूड करे अश्विनी को, ऋतु को, अनीता को, किसी को भी बोल देना, हम लोग आ जाएंगे. ये तो इट्स लाइक ए फैमिली टू मी. वैक्सन इज लाइक ए फैमिली. ठीक है. वी रियली एंजॉय. पहले आई यूज्ड टू टीच अनीता एंड रुचि की क्लास, हेमंत वगैरह को इन 3rd year. they were 3rd year ना, 3rd year में मैंने तुम्हारे पढ़ा. ठीक है. आई रियली एंजॉयड यू गाइस, बट प्रॉमिस करो कि अच्छे से काम करोगे. आने का फायदा तब है जब अच्छे से सीखो. ठीक है ना? से यस. ओके, ऑल द बेस्ट.